हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि थंडर जो होता है, लाइटनिंग होती है ना, लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडर, उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। उसका साउंड क्यों आता है, जो साउंड आप सुनते हैं थंडर का, उसका कलर वाइट क्यों होता है, और भी ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो आज थंडर के बारे में, मतलब बिजली के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, थंडर होता कैसे है, क्यों गिरता है, कैसे, ये वो पूरा डिटेल में। अगर एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन अगर मैं दूं, कि मतलब ऐसे ही नॉर्मली दूं, तो ये जो होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, एक्सट्रीमली हीट बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह से जो एयर है वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आयनाइज होके प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और प्लाज्मा में कन्वर्ट होने की वजह से क्या होता है, क्योंकि प्लाज्मा बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो जो एयर का एक्सपांसन, एयर की जो मॉलिक्यूल्स है आसपास में, वो एक्सपांड करते हैं। ठीक है, और ये जो है शॉक वेव प्रोड्यूस करते हैं, मतलब साउंड बैरियर को तोड़ देते हैं। ये साउंड का जो बैरियर है उसको तोड़ देते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से शॉक वेव प्रोड्यूस होता है, और ये जो शॉक वेव है यही साउंड करता है। ठीक है, बहुत तेज़ जो आवाज़ आती है वही साउंड करता है। 3-4 टाइप के साउंड होते हैं, जैसे क्रैक, अगर बहुत पास में बिजली गिरी है नियर, तो एक क्रैक सा साउंड आता है। अगर थोड़ा डिस्टेंस पे गिरी है तो थोड़ा सा रंबल जैसा साउंड आता है। रंबल जैसा मतलब रंबल साउंड, उस साउंड का नाम रंबलिंग होता है। ठीक है, और दूर पे, और उसके आर्बिट्ररी शेप की वजह से जो है वो रोलिंग साउंड आता है। ठीक है, और एक और चीज़ जो हम देखने वाले हैं वो है लाइटनिंग गैप्स। ये क्या है, तो आप नोटिस करेंगे कि जब लाइटनिंग गिरती है तो पहले आप देख लेंगे कि लाइटिंग गिरी है। ठीक है, थंडर गिरा है, कहीं पे बिजली गिरी है, और उसके कम से कम 3-4 सेकेंड के बाद, या फिर जो भी डिस्टेंस के ऊपर मैटर करता है, उसके बाद आपको उसका साउंड आता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है। वैसे तो इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है ही, साउंड का स्पीड कम होता है लाइट से, इसलिए। लेकिन इसमें भी बहुत डिटेल में कि ये सेकेंड से आप डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं कितनी दूर लाइटिंग गिरे हैं। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक से इन्फॉर्मेशन थी, अब थोड़ा डिटेल में स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, या फिर इसको 2 पार्ट में कर लेंगे। चलिए, तो अब शुरू करते हैं डिटेल में इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले समझते हैं थंडर जो है होता क्यों है, मतलब जो लाइटनिंग है वो होती क्यों है, क्यों गिरता है लाइट। तो इसका सबसे बेसिक से चलते हैं। जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स, इसमें कुछ क्लाउड्स होते हैं थंडर क्लाउड्स। ठीक है, वैसे इनका प्रॉपर नेम है, लेकिन वो नेम मैं नहीं बताना चाहूँगा, बहुत बेकार सा नाम है बोलने में। ठीक है, थंडर क्लाउड्स है। अब इसमें क्या होता है, ये बारिश के लिए स्पेशली थंडर क्लाउड्स होते हैं। इसमें ऊपर में जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होता है। वो किसकी वजह से होता है, आइस क्रिस्टल्स की वजह से। आइस क्रिस्टल्स ऊपर में होते हैं, नीचे में बड़े बड़े, हिंदी में लिखता हूँ मतलब ऐसे वाले में, बड़े बड़े वाटर ड्रॉप्स होते हैं नीचे की साइड में। ऊपर में होते हैं आइस क्रिस्टल, नीचे में होते हैं बड़े बड़े वाटर ड्रॉप्स। अब एक स्टॉर्म के टाइम ये पूरे पार्टिकल जो है ऊपर नीचे मूव करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से जो है फ्रिक्शन आता है, फ्रिक्शन और कॉलिजन होता है उनके बीच। और जब कॉलिजन होता है तो इसकी वजह से जो है उनमें चार्ज डेवलप होता है। पढ़े होंगे 11th में पहला ही चैप्टर, 12th में पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। फ्रिक्शन और कॉलिजन की वजह से चार्ज डेवलप होता है, मेथड ऑफ चार्जिंग में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अब ये चार्ज डेवलप हो चुका है, तो जो आइस क्रिस्टल्स है वो पॉजिटिव चार्ज लेके ऊपर चले जाते हैं, और जो वाटर ड्रॉप्स है, बड़े बड़े जो वाटर ड्रॉप्स है, अब ये गलत लिख दिया मैंने थोड़ा, अच्छा कोई नहीं, समझ जाओगे, वो नेगेटिव चार्ज लेके नीचे बैठ जाते हैं क्लाउड के अंदर। ओके, मतलब क्लाउड में ऊपर हो जाता है पॉजिटिव चार्ज और नीचे बैठ जाते हैं नेगेटिव चार्ज। अब अगला समझते हैं। अब समझते हैं ग्राउंड पे क्या होता है। अभी हमने बादल का समझ लिया था, और स्पेलिंग का इतना मायने मत रखना, मैं स्पेलिंग ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। तो जो बादल है वो ऊपर पॉजिटिव चार्ज था,
नीचे नेगेटिव चार्ज था। लेकिन जो ग्राउंड है उसमें इंडक्शन एक इफेक्ट पड़ते हैं, इंड्यूस होता है। और इंड्यूस कैसे होता है, अगर कोई बॉडी पे इधर नेगेटिव चार्जेस है तो दूसरी बॉडी पे ऑटोमेटिकली इधर पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन्स को दूर भेज देंगे तो यहाँ पे पॉजिटिवनेस बढ़ जाएगा। इसी को इंडक्शन बोलते हैं। तो वही चीज़ सेम ग्राउंड के साथ होती है, क्योंकि इस पर नेगेटिव है तो ग्राउंड के इलेक्ट्रॉन्स जो है नीचे चले जाते हैं और इसकी वजह से ग्राउंड पे जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अगर मान लो कोई पेड़ है तो वो क्योंकि ज़्यादा हाइट पे उसके इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रिपेल हो रहे होंगे तो उस पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आता है। और इसी के लिए बोलते हैं थंडर स्टॉर्म के टाइम पे किसी पेड़ वेड़ के पास नहीं रहना चाहिए, वरना बहुत तेज़ बिजली लगने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ग्राउंड के ऊपर जो सीन बनता है, मतलब ग्राउंड पे जो होता है वो। रही बात ग्राउंड पे बिजली आती कैसी है, तो वोल्टेज जो होता है, वोल्ट जो होता है, मतलब थंडर का जो वोल्ट होता है, क्योंकि डिस्टेंस 1 से 10 किलोमीटर होता है क्लाउड और ग्राउंड के बीच का। ये जो डिस्टेंस है ये 1 से लेकर 10 किलोमीटर तक का है। इसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है मतलब मिलियंस में हो जाता है। मिलियंस में मैं अगर एग्जैक्ट वैल्यू बताऊं तो 10⁻⁷ वोल्ट तक ये जा सकता है मैक्सिमम। ठीक है, इतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। तब इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, आप कैपेसिटर पढ़े होंगे, आपको पता होगा कैपेसिटर में ऐसे ही एनर्जी स्टोर होती है पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में, है ना। तो समझो इसका जो पॉजिटिव प्लेट है ये हमारा ग्राउंड है और इसका जो नेगेटिव प्लेट है ये क्लाउड का बॉटम है। तो ये समझ रहे हो, मतलब कैपेसिटर इतना ज़्यादा चार्ज है ये, अगर हल्का सा भी एक थोड़ा भी हुआ तो बहुत तेज़ लाइटनिंग आने वाली है इसमें। तो ये होता है ग्राउंड का सीन। आप समझते हैं कि एयर से जो है बिजली एयर से ही आती है ना, ऑब्वियसली मीडियम तो एयर है, इसमें जो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है वो एयर है। ठीक है, तो एयर से बिजली पास कैसे हो रही है वो समझते हैं। ठीक है, तो एयर से बिजली इसलिए पास हो जाती है क्योंकि एयर का जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो लगभग है 3 मिलियन वोल्ट पर मीटर। 1 मीटर में 3 मिलियन वोल्ट, इतना अगर पोटेंशियल डिफरेंस हो तो ही एयर से जो है इलेक्ट्रिक पास हो सकता है। यही मतलब होता है डाइइलेक्ट्रिक का। ठीक है, कि कितना ज़्यादा रेजिस्ट कर सकता है। तब क्योंकि इतना ज़्यादा है लेकिन फिर भी पोटेंशियल डिफरेंस और ज़्यादा है, 10⁻⁷ है। मिलियन तो बहुत छोटी चीज़ है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है तो इतना ज़्यादा है मैक्सिमम। इसी के लिए जो एयर जो है वो यहाँ पे कंडक्टर बन ही जाता है। तो समझ लो उसको मजबूर कर दिया जा रहा है कंडक्टर बनने के लिए। इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर रहा है कि इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ काम ही नहीं कर रहा। समझो, तो इसी के लिए अब क्या होता है एयर के साथ वो समझो। एयर के मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं आयोनाइज मतलब उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। और आयोनाइज्ड गैस जब बहुत ज़्यादा हीट होता है वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, प्लाज्मा का यही डेफिनेशन है। तो प्लाज्मा यही होता है, सुपर हीटेड प्लाज्मा वैसे समझ लो। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि बहुत सारे एयर के मॉलिक्यूल्स है तो यही इलेक्ट्रॉन जो है थंडर को या फिर लाइटनिंग को कंडक्ट कर देते हैं। समझ लो, लाइटनिंग आ गई, इसकी वजह से हीट आया, हीट की वजह से प्लाज्मा भी बन गया। ठीक है, अच्छा इसमें एक मस्त चीज़ मैं बताऊंगा बाद में वीडियो में आगे। वैसे एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जो करंट होता है जब एक लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही होती है, जब तो करंट होता है वो लगभग 30,000 एम्पियर होता है। इतना करंट होता है। इसके हीट के पीछे का मैं रीज़न बता सकता हूँ। हीट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलता है I²RT, क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, करंट भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो इसकी वजह से जो है भले टाइम छोटा हो लेकिन ये इतना ज़्यादा है कि हीट जो है वो इतना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसी हीट की वजह से जो है प्लाज्मा बन जा रहा है, सुपर हीटेड प्लाज्मा। समझ रहे हो, इस हीट की वजह से सुपर हीटेड प्लाज्मा बन रहा है। अब इस प्लाज्मा का काम क्या है वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। चलिए, तो अब समझते हैं कि प्लाज्मा बन गया है। पहले अब समझते हैं डिस्चार्ज हो कैसे रहा है। मतलब ये जो है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज, ये एक डिस्चार्ज ही तो है। कैपेसिटर भी तो डिस्चार्ज ही होता है। तो ये एक बहुत मतलब मिलियंस ऑफ वोल्ट्स का या फिर मिलियंस ऑफ एम्पियर का डिस्चार्ज है। मिलियंस ऑफ वोल्ट्स का डिस्चार्ज है, एक तरीके से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। ठीक है, और इस डिस्चार्ज में
क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स समझ लो, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जो पास कर रहे हैं मिलियंस ऑफ वोल्ट की वजह से, जो जिस स्पीड में पास कर रहे होंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, फ्रिक्शन उनमें बहुत होगा और इसकी वजह से हीट इतना ज़्यादा हो रहा है, समझ रहे हो। तो इसकी वजह से जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वो एक लाइटनिंग स्ट्राइक का टेम्परेचर 30,000, हाँ वो जो एम्पियर था वही 30,000 केल्विन में पहुँच जाता है। ये टेम्परेचर सन से भी ज़्यादा है, सन से भी ज़्यादा है, सन के सतह से, सरफेस से ज़्यादा है। तो इसी के लिए इतना हाई टेम्परेचर की वजह से वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो रहा है। आगे समझते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स आयनाइज तो हो गए थे, एक और चीज़ हो रही है कि जो थोड़े से दूर के यहाँ या एकदम जैसे लाइटनिंग स्ट्राइक ये रही, तो ये वाले एयर मॉलिक्यूल्स तो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो गए, लेकिन ये जो हल्के से उसके बाजू वाले हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ गई, मतलब इनको इतना हीट नहीं मिला कि प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाए, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी तो बहुत बढ़ गई, जिसकी वजह से बहुत स्पीड ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, ये अब एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं सॉनिक बूम का। वो जो सॉनिक मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जो शॉक वेव बनता है, क्यों बनता है शॉक वेव। शॉक वेव का आपका ये एग्जांपल पता ही होगा, जो विप होता है, चाबुक, ये कैसा बना है, हाँ चलो ठीक है, जो चाबुक होता है वो उसका टिप जो है जब अच्छे से किया जाए तो उसका टिप साउंड बैरियर को तोड़ने लायक होता है, तोड़ सकता है। तो सॉनिक बूम बनता क्यों है, वो आवाज़ आती क्यों है, मैं उसके पीछे का लॉजिक दे रहा हूँ इसके माध्यम से। सेम चीज़ विप में भी काम करेगी, ठीक है। तो जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन्स, एयर मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, और हाई का मतलब ये साउंड बैरियर को जो है, साउंड को जो है, साउंड की जो मैक्सिमम स्पीड है दैट इज़ 343 मीटर पर सेकेंड, इससे ज़्यादा हो जाती है ये स्पीड। अब इसकी वजह से होता क्या है, अगर एक नॉर्मल स्पीड है तो जो पार्टिकल्स है ऐसे 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 चलते हैं। ये रहा कंप्रेशन रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन रिफ्रैक्शन, समझ रहे हो, ऐसे 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 एक स्प्रिंग की तरह चल सकते हैं वो लोग। लेकिन क्योंकि जब स्पीड बहुत ज़्यादा है, जब साउंड बैरियर से ज़्यादा स्पीड है, तो वो एक ही साथ इतने ज़्यादा कंप्रेस हो जाते हैं कि ये एक वॉल की तरह बन जाता है, और यही वॉल जो है साउंड बैरियर है। साउंड बैरियर जो है वो यही वॉल है, ठीक है, एक वॉल की तरह बन जाते हैं। और जब इससे भी ज़्यादा स्पीड होती है, जब इस वॉल को भी तोड़ दिया जाता है, तो एक कॉनिकल शेप में साउंड बैरियर टूट जाता है, समझ। अब इसको थोड़ा सा अलग पेज पे लिखता हूँ मैं, एक मिनट। तो ये जो साउंड बैरियर, ये जो साउंड बैरियर है, हाँ, ये जब इससे भी ज़्यादा स्पीड में जाता है तो एक कॉनिकल शेप में ये टूट जाता है साउंड बैरियर। और क्योंकि ये टूट जाता है तो ऐसे जब ये जो साउंड बैरियर है ऐसे ही ट्रैवल करता है बहुत दूर दूर डिस्टेंसेस तक, ठीक है। इसके आगे वाले जितने भी कंप्रेशंस होते हैं वो सब इसके अंदर ही मर्ज हो जाते हैं और एक ही सिंगल वेव फ्रंट बनता है। लेकिन जब ये साउंड बैरियर ही टूट रहा है तो समझो कि ये सब और दूर और तेज़ी से और दूर जाएंगे, और यही जो टूटने का ये जो ऐसे जा रहे हैं ना दूर अलग अलग साउंड से, ये हमारे ईयर्स, अब ईयर्स, हाँ चलो ठीक है, ईयर्स जो है एक बूम की तरह सुनते हैं, ठीक है। यही विप की इस आवाज़ को बूम जो बोलते हैं, बूम साउंड, सॉनिक बूम, वो इसीलिए आवाज़ आता है क्योंकि ये बहुत पास में फटता है तो सॉनिक बूम आता है। लाइटनिंग जो होती है वो लगभग 1 से 2 किलोमीटर दूर होती है, ठीक है। तो इसके लिए वो पास में एकदम, अगर कान के पास फटा है तो बूम ही साउंड आएगा, लेकिन क्योंकि दूर हो जाता है तो उसका साउंड क्रैक, ठीक है। जैसे अगर थोड़ा पास में फटा है 1-8 किलोमीटर के अंदर तो क्रैक साउंड आएगा, थोड़ा और दूर फटा है 2 किलोमीटर में डिस्टेंस में फटा है तो थोड़ा सा रंबल वाला साउंड आएगा। अब लाइटनिंग का साउंड आप लोगों ने सुना होगा, ओके। तो अब आप समझ सकते हैं जब बादलों में लाइटनिंग होती है तो कैसा साउंड आता है, और जब कहीं पे लाइटनिंग गिरती है तो कैसा साउंड आता है, अगर आप लोग ने कभी विटनेस किया हो तो, ठीक है। तो इसी के लिए लाइटनिंग का साउंड जो है क्योंकि दूर होता है तो ऐसा आता है, अगर वो भी हमारे कान के पास होगा तो ऑब्वियसली बूम का साउंड आने वाला है, साउंड बैरियर ऐसे ही टूटता है, ठीक है। तो ये था साउंड सुपर बूम, जो सुपरसोनिक का साउंड आएगा उसके पीछे का लॉजिक, ठीक है। टेम्परेचर की वजह से एयर पार्टिकल दूर तो जाते हैं बहुत स्पीड में, लेकिन उसकी वजह से साउंड कैसे आता है उसका एक्सप्लेनेशन है ये पूरा फुल डिटेल में। वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो चुकी है लेकिन फिर भी मेरे को कुछ चीज़ें और बतानी है। चलो ये चीज़ आपको समझ आई होगी, बहुत अच्छा भी लगा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि साउंड बैरियर टूटता कैसे इसका एक्सप्लेनेशन कोई देता नहीं है जनरली। चलो शॉक वेव कैसे बनता है वो मैंने बता ही दिया। ये जो साउंड बैरियर टूटा है, ये जो वेव्स जा रही हैं टूट के, यही है शॉक वेव्स। शॉक जो लगता है जब एटम बम फूटता है तब भी शॉक वेव्स बनते हैं, ठीक है। तो
इतना। अब एक फन फैक्ट बताऊं, एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि एलिफेंट, मैं पूरा स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ, एलिफेंट हो गया, काऊ हो गया, डॉग्स हो गए, ये लोग जो है कुछ ऐसे साउंड सुन सकते हैं जो 20 हर्ट्ज से नीचे होते हैं। इंसान नहीं सुन सकते ये साउंड्स को, समझ रहे हो ना। तो इंसान जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का सुन सकते हैं, ये एनिमल्स 20 हर्ट्ज से नीचे का साउंड सुन सकते हैं। बारिश के पहले जब बादलों में अंदर अंदर में ही लाइटनिंग होती है ना, तो उसमें ऐसे ही इंफ्रा साउंड्स बोलते हैं इनको, इंफ्रा साउंड्स आते हैं उनके अंदर, ठीक, जो इंसान नहीं सुन सकते लेकिन एनिमल्स सुन सकते हैं। और इसी के लिए एनिमल्स को पहले ही पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है, स्टॉर्म आने वाला है। दे नोज द स्टॉर्म, STORM कमिंग, ठीक है, उनको पहले पता चल जाए कि बारिश आने वाली है, फिर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, क्योंकि वो इन इंफ्रा साउंड्स को सुन पाते हैं। अगर हम सुन पाते हैं हमें भी पता चल जाता, ठीक है। तो ये उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन है कि एनिमल्स को पहले ही आभास कैसे हो जाता है किसी भी प्रलय का, समझ रहे हो। हर एक चीज़ के पीछे साइंस है यार, किसी चीज़ को रीज़न बता देना कोई मतलब नहीं है, सच है, उसके पीछे रीज़न ढूंढो साइंटिफिकली। चलो कोई नहीं, अब मैं टॉपिक पे वापस ही रहता हूँ। अब छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि ड्यूरेशन वाला, वो गैप वाला जो मैंने बताया था। गैप में क्या होता है, जैसे मान लो तुम 1 किलोमीटर दूर खड़े हो, लाइटनिंग यहाँ पे हुई, तुम 1 किलोमीटर दूर खड़े हो, तो लाइट का स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है लाइट का स्पीड। तो वो तो तुम्हारे तक आराम से पहुँच जाएगा, कुछ सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे उसको, मिली सेकेंड्स में पहुँच जाएगा, यानी इंस्टेंटली पहुँच जाएगा, ये इंस्टेंटली पहुँच जाएगा। लेकिन साउंड का स्पीड है 343 मीटर पर सेकेंड, यानी उसको लगभग अगर 300 भी मान लें तो 3 सेकेंड में वो 900 पहुँचेगा, और बचे हुए 43 और कुछ मिला जुला के, यानी कि 3 सेकेंड में वो 1 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। यानी कि लाइटनिंग तुमको दिखेगी और उसके 3 सेकेंड के बाद तुमको उसका आवाज़ सुनाई देगा। तो अब इससे, और क्योंकि साउंड का स्पीड सब जगह सेम है, तो अब तुम इस चीज़ को याद रख लो कि अगर 3 सेकेंड का गैप है तो 1 किलोमीटर दूर लाइटनिंग हो रही है, 6 सेकेंड का गैप है तो 2 किलोमीटर लाइटनिंग दूर हो रही है। ये चीज़ तुम याद रख सकते हो अपने तरफ से, ठीक है। मैं भी याद रखता हूँ, और लाइटनिंग अगर मेरे को कभी विटनेस होता है, देखता हूँ मैं, तो मैं उसके बीच का गैप मेज़र करता हूँ, फिर उसको इस इक्वेशन से उसकी दूरी निकालने का, अप्रॉक्सीमेट दूरी निकालने का कोशिश कर लेता हूँ। और ये बहुत अच्छा भी है, कहीं पे फंस जाओ, मतलब हो सकता है ना यार, चीज़ें, इन्फॉर्मेशन हमेशा काम आती है, ज्ञान कभी वेस्ट नहीं जाता, ठीक है। ये था गैप का। और कुछ चीज़ें हैं, जैसे लाइटनिंग का जो स्ट्राइक है वो वाइट कलर का क्यों होता है, लाइट का जो स्ट्राइक है वो वाइट क्यों होता है, वाइट, समझते हैं ना, ये जो स्ट्राइक है ये वाइट कलर का दिखता है। तो यहीं पे काम आता है वो प्लाज्मा का, जो मैं बार बार तुमको बता रहा था कि प्लाज्मा बनता है, प्लाज्मा बनता है, उसका काम यहीं पे है प्लाज्मा बनने का, ठीक है। ये जो प्लाज्मा है, क्योंकि ये सुपर हीटेड है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीटेड है, तो ये इसके जो एटम्स है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे फ्रीक्वेंसी, सारे फोटोन्स को, मतलब सारे वेवलेंथ के फोटोन्स को या फ्रीक्वेंसी के फोटोन्स को एमिट करते हैं। ऑल फ्रीक्वेंसी F लिख देता हूँ, ठीक है। सारे फ्रीक्वेंसी के फोटोन्स को एमिट करते हैं, और इसी के लिए क्योंकि सारे कलर है तो वाइट कलर दिखता है, ठीक है। ये था वाइट कलर होने के पीछे का। कभी कभार रेड वेड दिखता है तो सनसेट इफेक्ट, पिछला वीडियो मैंने समझा रखा है, उसको जाके देखिए, ठीक है। जब अगर दूर होगा तो उसके डस्ट और पॉल्यूशन की वजह से वो रेडिश कलर का दिख जाएगा, जैसा सन दिखता है हमको शाम के टाइम में। नहीं देखा है तो पिछला वीडियो आप जाके देख सकते हैं, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने। अब एक लास्ट चीज़ होता है जिगजैग पैटर्न, ऐसे ही बता देता हूँ। हमेशा लाइटनिंग ऐसे ऐसे जिगजैग पैटर्न में होती है, तो इसके पीछे का बहुत सिंपल सा लॉजिक है, वो लेस या फिर लीस्ट, LEAST, लीस्ट रेजिस्टेंस का पार्ट ढूंढती है, ठीक है। क्योंकि एयर जो है वो सेम डेंसिटी का नहीं है, डेंसिटी जो है, डेंसिटी वो सेम नहीं है, अलग अलग है। जैसे यहाँ पे मान लो अच्छे वाले हैं जो इलेक्ट्रॉन जल्दी दे रहे हैं, यहाँ पे नहीं है, लेकिन बीच में यहाँ पे भी वाला वो नहीं वाला है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन वाला है, तो लाइटनिंग ऐसे आएगी, फिर इधर चली जाएगी इस वाले के पास, अब फिर आगे बढ़ेगी। तो वही वो जिगजैग पैटर्न, बस एक लीस्ट रेजिस्टेंस का पार्ट ढूंढते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।
लाइटनिंग के बारे में जितना हो सकता था मैंने एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे उतना बता दिया है। पीएचडी के लेवल पे और भी बहुत सारी चीज़ें जानी जाती है, जैसे गामा रे का वो गामा रेज निकलती है, इस सब से वो सब बहुत कुछ हो जाता है, उतना नहीं। इतना एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा लाइटनिंग के बारे में। रियल लाइफ को एक्सप्लोर करना मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। आप भी कुछ कमेंट में बताइए अगर आपको कुछ एक्सप्लोर करना हो, और रियल लाइफ के पीछे का साइंस और उनके पीछे का लॉजिक कैसे काम करता है। हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन होता है यार। चलो बाय, थैंक यू।